हेलो एंड वेलकम ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये डेली करंट अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके आगे आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, आपकी यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, यूपीपीसी पीसीएस की हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं यहाँ पे, सब तरह की जो यानी कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहीं पे आती हैं। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। बताना चाहूँगा साथ में गाइस कि आर ओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफ आर ओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर ओ सचिवालय की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी तैयारी के लिए बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो GS1 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि एक एम्परर का जो हर्ट है उसको ब्राज़ील भेजा जा रहा है और वो स्टेट विजिट पे है। देखिए पहले समझते हैं कि चीज़ें हैं क्या। एम्परर का मतलब हुआ राजा, और राजा का जो दिल है। एम्बाम्ड हर्ट का मतलब क्या हुआ? एम्बाम हर्ट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमने पुराने समय में देखा है, जैसे इजिप्ट के अंदर मम्मीज़ बनाया करते थे, यानी कि जो डेड बॉडी होती थी उसको प्रिजर्व कर लिया जाता था जिससे कि वो ख़राब ना हो। इसी प्रकार से अगर किसी का दिल आप प्रिजर्व कर लें कि वो ख़राब ना हो, तो हम उसको एम्बाम्ड हर्ट कहते हैं। उसके बाद वो स्टेट विजिट पे जा रहा है। स्टेट विजिट का मतलब ये है कि अगर वो आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसको स्टेट विजिट कहा जाता है। तो ब्राज़ील इज़ सेट टू कॉमेमोरेट 200 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्टुगल। पुर्तगाल का कब्ज़ा था ब्राज़ील पे। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे बीच में अटलांटिक महासागर है, नीचे अफ्रीका है। ये मैंने ठीक से नहीं बनाया है, फिर भी आप बस आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, बीच में अटलांटिक ओशन है, यहाँ ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। तो यूरोप में स्पेन और पोर्टुगल के पास चॉइस थी कि कौन सा देश किधर जाएगा। जब 1400 के पास जब 1400 में काफ़ी ज़्यादा जब इन दोनों देशों के पास समृद्धि आई और इन दोनों देशों के पास ये हुआ कि कौन सा देश कहाँ जाएगा, तो पुर्तगाल तो भारत की तरफ आया और स्पेन जो है वो इधर की तरफ गया। लेकिन बाद में ब्राज़ील के ऊपर पोर्टुगल ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब यहाँ पे यही आ रहा है कि ब्राज़ील इज सेट टू कॉमरेट 200 साल का इंडिपेंडेंस हो गया है, यानी कि 200 साल हो गए हैं ब्राज़ील को इंडिपेंडेंट हुए पोर्टुगल से। एंड द सेलिब्रेशंस इंक्लूड द एम्बाम्ड हर्ट ऑफ डोम पेड्रो वन। ब्राज़ील के जो पहले एम्परर थे डोम पेड्रो वन, तो उनका जो हर्ट है उसकी बात की जा रही है कि September 7, 1822 को दैट पेड्रो वन हैड इशूड अ डिक्लेरेशन ऑफ ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्टुगल। तो 7 सितंबर 1822 को पेड्रो वन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्राज़ील जो है वो इंडिपेंडेंट होने जा रहा है पुर्तगाल से। द पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट एग्रीड टू लोन द हर्ट टू ब्राज़ील। अब देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पोर्चुगीज़ की जो सरकार है वो एग्री हो गई है कि वो जो दिल है वो ब्राज़ील भेजेंगे 3 हफ्तों के लिए, क्योंकि उनको 200 साल की सेलिब्रेट करने हैं। आफ्टर विच इट अराइव्ड इन ब्रसीलिया, जो कि राजधानी है ब्राज़ील की, इन एन एयरफोर्स प्लेन, एंड इट्स स्टे विल बी ट्रीटेड एज अ स्टेट विजिट। तो उसको स्टेट विजिट माना जाएगा। द हर्ट विल रिसीव फुल स्टेट गेस्ट ऑनर बिफोर रिटर्निंग टू पोर्टुगल आफ्टर ब्राज़ील इंडिपेंडेंस डे। तो उसको पूरा उसी तरह से नवाजा जाएगा, उसको उसी तरह से सम्मान दिया जाएगा जिस तरह से कोई पर्सन अगर जाता है आज के टाइम पे स्टेट विजिट करता है, तो उस तरह से। पेड्रो वन उनको लिबरेटर कहा जा रहा है, यानी कि लिबरेटर का मतलब हुआ जिसने लिबरेट करवाया हो, आज़ाद करवाया हो, फ्रीडम्स दी हो। तो व्हेन नेपोलियन एंड हिज ट्रूप्स कॉन्क्वर्ड पोर्टुगल इन 1807, द रॉयल फैमिली इंक्लूडिंग पेड्रो फ्लेड टू द कंट्रीज फ्लरिशिंग कॉलोनी ब्राज़ील। अब देखिए क्या हुआ उस टाइम पे जब नेपोलियन थे 1799 के बाद या 1790s के बाद, जिस टाइम पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। 1789 का फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ और 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पे कब्जा करने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उसका सपना था कि वो पूरा यूरोप कब्जाए। तो जब उसने फ्रांस से लगे हुए स्पेन के बाद जो पोर्टुगल है उस पे, आइबेरियन पेनिनसुला पे जब उसने कब्ज़ा करना शुरू किया, तो पुर्तगाल पे कब्ज़ा करने के टाइम पे वहाँ की जो रॉयल फैमिली थी वो वहाँ से निकल कर ब्राज़ील आ गई, क्योंकि ब्राज़ील उस टाइम पे पोर्टुगल की सबसे अच्छी
एक कॉलोनी थी, आप ये कह सकते हैं। तो रॉयल फैमिली जो थी वो पेड्रो भी थे उसके अंदर, वो भागकर पोर्टुगल आ गए, सॉरी वो ब्राज़ील आ गए। पेड्रो रिमेन्ड हियर एज रीजेंट व्हेन हिज फादर किंग जॉन रिटर्न टू पोर्टुगल इन 1821 ड्यू टू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन लिस्बन। तो पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन में, क्योंकि वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हो रहा था, क्रांति आ रही थी, तो इस वजह से जो पेड्रो के फादर थे किंग जॉन, वो तो वापस चले गए, लेकिन पेड्रो जो है वो वहीं पे रहा ब्राज़ील में ही। ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड बाय दिस टाइम। ब्राज़ील हैड अ डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी सिंस 1808, बट दिस वॉज थ्रेटेंड व्हेन द पोर्चुगीज पार्लियामेंट वांटेड टू रीइंस्टेट इट्स कॉलोनियल स्टेटस। ब्राज़ील के पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी 1808 से ही थी, क्योंकि 1807 में डिक्लेयर किया गया था पेड्रो के द्वारा कि ब्राज़ील आज़ाद हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वापस खतरे में आ गई, क्योंकि जो पोर्टुगल की पार्लियामेंट थी, संसद थी, उन्होंने फैसला लिया कि वो वापस से ब्राज़ील को अपने कब्ज़े में रखेंगे। व्हेन द पार्लियामेंट डिमांडेड दैट पेड्रो रिटर्न टू लिस्बन, ही डिक्लेयर्ड ब्राज़ील्स इंडिपेंडेंस। लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट ने, पोर्टुगल की पार्लियामेंट ने ये कहा कि पेड्रो को कहा कि भाई आप लिस्बन वापस आओ, लिस्बन यानी कि पोर्टुगल की राजधानी वापस आओ, तो वो जाते जाते ब्राज़ील की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते चले गए। विद इन 3 months ही वॉज क्राउंड एम्परर। उनको 3 महीने बाद ही पोर्टुगल का राजा बना दिया गया। एंड विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ही हैड डिफीटेड ऑल आर्मीज लॉयल टू पोर्टुगल। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन 1831। 1831 में उन्होंने थ्रोन छोड़ दिया एंड वेंट बैक टू पोर्टुगल, वेयर ही लेड एन आर्मी इन पोर्टो इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स एंड मेड अ बिड टू रिटर्न द कंट्री टू एब्सोल्यूट मोनार्की। पोर्टुगल टू सेलिब्रेट्स हिम एज अ चैंपियन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रूल। तो पुर्तगाल भी उनको सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। डोम पेड्रो डाइड हुए पोर्टुगल में 1834 में, 35 की एज में, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अकॉर्डिंग टू हिज डाइंग विशेज, हिज हर्ट वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी, प्रिजर्व्ड एंड प्लेस्ड इन एन अल्टार इन द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ लापा इन पोर्टो पोर्टुगल। तो जो पोर्टुगल का शहर है पोर्टो, तो वहाँ पे क्योंकि उनकी जो डाइंग विशेज थी, यानी कि आखिरी जो ख्वाहिश थी उनकी मरते समय, वो यही थी कि उनके दिल को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। तो 1972 में ब्राज़ील वाज गिवन बैक द रेस्ट ऑफ हिज रिमेन्स टू कमोमरेट 150 साल की कंट्री इंडिपेंडेंस। तो 1972 में 150 साल हुए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उसके जो बॉडी एशिस थी पेड्रो की, वो दी गई थी ब्राज़ील को। दोज रिमेन्स आर केप्ट एट अ म्यूजियम इन साओ पोलो। तो जो साओ पोलो म्यूजियम है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे उनके जो एशिज़ हैं उनको रखा गया है। द हर्ट ऑफ डोम पेड्रो वन इज़ प्रिजर्व्ड इन फॉर्मल्डिहाइड इन एन अनशिप्ड वास। तो अनशिप्ड वास में फॉर्मल्डिहाइड से उनको प्रिजर्व किया गया है। एम्बाल्मिंग वाज प्रिवेलेंट एज अ टेक्निक अक्रॉस सिविलाइजेशन। तो जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, सभी सभ्यताओं में ये जो टेक्निक है इसको अपनाया गया है। हम अगर इजिप्शियंस को देखें तो उन्होंने मम्मीज़ बनाई थी बहुत ज़्यादा, और आज के टाइम पे भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द ममीफिकेशन ऑफ एंशियंट इजिप्शियंस, ऑल्दो मोस्ट ऑर्गन्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट द हार्ट। तो यानी कि जब किसी बॉडी का ममीफिकेशन किया जाता था, उसको मम्मी बनाया जाता था, यानी प्रिजर्व किया जाता था, तो उस बॉडी में से ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाल दिए जाते थे, सिर्फ उस बॉडी के अंदर दिल को छोड़ा जाता था। किंग रिचर्ड वन, यानी कि रिचर्ड द लायन हार्ट, डाइड इन 1199 एंड हिज हर्ट वाज सेंट टू रोइन, वेयर इट वाज एम्बाम्ड एंड एंटोम्ड इन अ सार्कोफेगस बियरिंग हिज इमेज इन द चर्च ऑफ नोत्र डेम। यानी कि फ्रांस की बात की जा रही है। तो नोत्र डेम का जो चर्च है वो कहाँ पे है? वो फ्रांस में है। अभी पिछले दिनों हमने देखा भी था कि नोत्र डेम का जो चर्च था उसमें आग लग गई थी। ये दुनिया का बहुत मशहूर और बहुत पुराना चर्च है। इट वॉज प्लेस्ड इन अ स्मॉल लेड बॉक्स विद द इंस्क्रिप्शन ऑन द लिड, हियर इज द हार्ट ऑफ रिचर्ड किंग ऑफ इंग्लैंड। सॉरी। नेक्स्ट आता है मनुस्मृति क्या है। देखिए मनुस्मृति हाल ही में न्यूज़ में रहा है, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स ने मनुस्मृति का जिक्र किया है, तो वहाँ पे मनुस्मृति इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें ये समझना है कि कंट्रोवर्सी क्या है, वो हमसे हमारा उसमें इतना उद्देश्य नहीं रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनुस्मृति है क्या। तो मानव धर्म शास्त्र, ऑल्सो नोन एज मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, या मनु के कानून भी कहा जाता है, और द लॉज ऑफ मनु इज़ अ संस्कृत टेक्स्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संस्कृत टेक्स्ट है, बिलोंगिंग टू द धर्मशास्त्र लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का जो धर्मशास्त्र है उसका ये पार्ट है। कंपोज्ड समटाइम बिटवीन 2nd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी AD। तो इन 500 सालों में 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक माना जाता है कि इन 500 सालों में इसको बनाया गया है। द मनुस्मृति इज रिटन इन श्लोक, श्लोकों में इसको लिखा गया है। 2 नॉन राइमिंग लाइन्स हैं और 16 सिलेबस हैं। द टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द मिथिकल फिगर ऑफ मनु। अब ये जो टेक्स्ट है ये माना जाता है
कि मनु कोई मिथिकल फिगर है, यानी कि कोई शायद हो सकता है कि ये असली में पर्सन हो ही ना। कंसिडर टू बी द एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन रेस इन हिंदुज़म, तो उनको माना जाता है कि ये हिंदुज़म में ह्यूमन रेस के एंसेस्टर माने जाते हैं। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिबेट बिटवीन स्कॉलर्स ऑन द ऑथरशिप ऑफ द टेक्स्ट। अब कई सारे इस टाइम पे जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके बीच में ये डिबेट रहती है कि इसके असली ऑथर कौन है मनुस्मृति के, कि मनुस्मृति लिखी किसने है। मैनी हैव आर्ग्यूड दैट इट वाज कंपाइल्ड बाय मैनी ब्राह्मण स्कॉलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये माना जाता है कि कई ब्राह्मण स्कॉलर्स ने मिलकर इसको लिखा है कई समय तक, यानी कि 500 सालों का जो हम समय देख रहे थे, 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक, तो इन 500 सालों में लिखा गया है। लेकिन इसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इसको किसने लिखा है। हाउएवर, इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेल ने किताब लिखी है मनुज कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र 2005। उन्होंने ये कहा है कि मनुस्मृति अपने आप में एक यूनिक और एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स दैट इट वाज कंपोज्ड बाय अ सिंगल गिफ्टेड इंडिविजुअल। तो उनका कहना यह है कि मनुस्मृति इतने अच्छे से लिखी गई है कि ये किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, अलग अलग लोगों के द्वारा इसको नहीं बनाया गया। और बाय अ स्ट्रॉन्ग चेयरमैन ऑफ अ कमिटी। अब या तो ये हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन ने लिखी है, या ये हो सकता है कि एक समिति बनाई गई हो, एक कमेटी बनाई गई हो जिसके कुछ मेंबर्स हों, और उस कुछ मेंबर्स में से जो उसका चेयरमैन होगा उसने सभी मेंबर्स की हेल्प ली हो, लेकिन जो उसको लिखा है फाइनली वो उसके चेयरमैन ने लिखा है। तो ये भी हो सकता है। अब कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो कंट्रोवर्शियल इसलिए है द एंशिएंट टेक्स्ट हैज़ 4 मेजर डिविजन्स, तो 4 डिविजन्स हैं इसमें। पहला है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। सोर्सेज ऑफ धर्म, धर्म के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं। धर्म क्या है, 4 सोशल क्लासेस का, जो 4 वर्णों में समाज को बांटा गया है, तो उनका धर्म क्या है। और कर्म का कानून क्या है, रीबर्थ क्या है, यानी कि जो पुनर्जन्म है, और फाइनल लिबरेशन यानी कि जो मोक्ष है वो कैसे होगा। तो इन सब के ऊपर बात की गई है। द थर्ड सेक्शन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो तीसरा सेक्शन है, जो धर्म बताए गए हैं 4 सोशल क्लासेस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक्स्ट इज़ डीपली कंसर्न विद मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ द 4 फोल्ड वन सिस्टम। तो जो 4 वन सिस्टम हैं, जैसे कि ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे, फिर शूद्र होंगे, तो ये 4 फोल्ड जो वन सिस्टम है और हर कास्ट को क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो इसमें डिटेल में बताया हुआ है। फॉर द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट द ब्राह्मण इज एज्यूम टू बी द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन रेस। तो इसमें माना गया है कि जो ब्राह्मण है वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन रेस के। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉनिगर एंड स्मिथ, शूद्राज हु आर रेलिगेटेड टू द बॉटम ऑफ द ऑर्डर आर गिवन द सोल ड्यूटी ऑफ सर्विंग द अपर कास्ट। तो उनका कहना ये है कि जो शूद्र हैं, जो सबसे नीचे वाले तल पे रहते हैं, उनका सिर्फ ड्यूटी इतनी है कि उनको अपर कास्ट को सर्व करना है। ये चीज़ें जो लिखी गई हैं ये मनुस्मृति में लिखी गई हैं। सम वर्सेज ऑल्सो कंटेन हाईली प्रिजुडिशियल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। और कुछ वर्सेज ये भी कहे गए हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रिजुडिशियल हैं, यानी कि आपने पहले से ही उनके लिए कुछ भावनाएं बना ली हैं, चाहे वो सही हों, सत्य हों या सत्य हों, हमें नहीं पता, लेकिन पहले से ही धारणाएं बना ली गई हैं कि जब किसी महिला का जन्म होता है, किसी लड़की का जन्म होता है, तो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि कैलिफोर्निया में, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रोविंस है, एक स्टेट है, तो वहाँ पर एक कानून बनाया जा रहा है, इज सेट टू अंडू स्वास्तिक्स एप्रोप्रिएशन बाय नाजिज़म। अब देखिए, नाजिज़म में अगर आप नाजी कल्चर को पढ़ें और नाजिज़म को देखें, तो नाजी कल्चर में एक उनका जो एक लोगो था वो कुछ भारत का जो हिंदू धर्म का जो स्वास्तिक है उससे रिलेट करता है। हालांकि जो स्वास्तिक है वो थोड़ा सीधा बनता है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, सीधा बन जाएगा वो इस तरह से। लेकिन जो नाजी वालों का है, नाजी का जो होता है वो कुछ टिल्टेड रहता है, वो 45 डिग्री पे इस तरह से टिल्ट रहता है। ये 45 डिग्री पे टिल्ट है। हिंदुइज़्म में, सनातन धर्म में ये सीधा बनेगा, लेकिन नाजीज़ में ये कुछ 45 डिग्री पे टिल्टेड रहेगा। और यहाँ पे 4 डॉट्स भी होते हैं बीच में, जो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका कहना यह है कि कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने एक यूनानिमसली पास किया एक बिल AB 2282 23 अगस्त को, क्रिमिनलाइज करने के लिए द प्लेसमेंट और डिस्प्ले ऑफ द नाजी हेकन क्रूज। तो जो नाजी वालों का सिंबल है उसको हेकन क्रूज कहा जाता है, विच रिजेंबल्स द स्वास्तिक। तो यानी कि जो भी नाजी वालों का सिंबल दिखाएगा उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, ये कहना है। द बिल क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू क्रिमिनलाइज द डिस्प्ले ऑफ स्वास्तिक। बिल ने ये भी कहा है कि जो स्वास्तिक को डिस्प्ले कर रहे हैं, जो हिंदू ट्रेडिशन का जो स्वास्तिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं होगी। सिर्फ
जो हैकेन क्रूइज है नाजिज्म का, उसको दिखाने पे पनिशमेंट मिलेगी। अब ये जो स्वास्तिक है ये हिंदुइज्म से भी रिलेट करता है, बुद्धिज़्म से भी करता है और जैनिज़्म से भी करता है। द लेजिस्लेशन मेक्स कैलिफोर्निया द फर्स्ट स्टेट इन द यूएस टू रिकॉग्नाइज द एंशंट स्वास्तिक एसोसिएटेड विद हिंदू, बुद्धि एंड जैन्स एज सिंबल्स ऑफ पीस। अब देखिए ये जो कानून बनाया गया है कैलिफोर्निया के द्वारा, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का जो सिंबल है स्वास्तिक पीस के लिए, उसको अलग माना है कि ये जो नाजी पार्टी का सिंबल हुआ करता था हैकेन क्रूइज, उससे अलग है। तो स्वास्तिक अलग कैसे है हैकेन क्रूइज से अगर हम देखें, पहले तो मैं आपको फिगर बना के दिखा ही चुका हूँ कि वो कैसे अलग है। ये सीधा बनेगा, जो स्वास्तिक सिंबल होगा, और जो हैकेन क्रूइज होगा वो 45 डिग्री पे ऐसे टिल्टेड रहेगा। तो जो टिल्टेड रहेगा ये जर्मनी वालों का है, हैकेन क्रूइज जो नाजी पार्टी का हुआ करता था, और ये बाकी हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्मों का है। तो स्वास्तिक अपना में एक एंशिएंट सिंबल है जो कि अलग अलग कल्चर्स यूज़ करते आ रहे हैं पूरी दुनिया में। कंटिन्यूज़ टू होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदूज़। इस जो ये है ये गुड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है और ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शुभता को और सौभाग्य को। हैकेन क्रूइज यूज बाय नाजी पार्टी ऑन देयर फ्लैग्स, बैजेस एंड आर्म बैंड्स इज ओरिएंटेड डिफरेंटली फ्रॉम द स्वास्तिक एज इट रोटेटेड टू क्लॉकवाइज। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हैकेन क्रूइज जो है ये नाजी पार्टी के वर्कर्स यूज़ करते थे अपने फ्लैग्स पे। ये वो अपने फ्लैग्स पे इस्तेमाल करते थे, बैजेस में इस्तेमाल करते थे, आर्म बैंड यानी कि जो आर्म्स पे, हाथों पे बांधने वाले जो बैंड थे उनमें इस्तेमाल करते थे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा होता था। हैकेन क्रूइज ऑल्सो हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग रिप्रेजेंटिंग रेशियल प्योरिटी ऑफ द आर्यन रेस। इट इज़ ऑफन यूज बाय न्यू नाजी ग्रुप्स एज अ सिंबल ऑफ हेट। इसको हिंदुज़म धर्म में जो स्वास्तिक को पीस का, शांति का और प्यार का प्रतीक माना गया है, वहीं नाजी धर्म में या नाजी जो आइडियोलॉजी को लोग फॉलो कर रहे थे वो इसको हेट्रेड के रूप में देखते थे कि ये जो सिंबल है ये सिर्फ वो यूज़ करेंगे जो आर्यन रेस है, प्योर आर्यन रेस है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लू आइज़ होंगी, जो ऐसे लोग होंगे उनके लिए तो ये ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी लोग हैं वो सब इन्फीरियर रेस के लोग बिलोंग करते हैं और वो सब लोग खराब हैं। द वर्ड स्वास्तिक हैज़ अ संस्कृत रूट विच मीन्स गुड फॉर्च्यून और वेलबींग। स्वास्तिक इज कॉमनली सीन इन इंडिया अ यूबिक्वस सिंबल, यानी कि यूबिक्वस का मतलब हुआ कि हर जगह दिखने वाला सिंबल है। चाहे आप टेम्पल्स में जाएंगे वहाँ दिख जाएगा, घरों में मिल जाएगा, व्हीकल में मिल जाएगा लोगों के, एंड ऑन वॉल्स अबव एंट्रेंसेज एंड डोर्स, एंड इट कैरीज अ प्योरली ऑस्पिशियस एंड वेलकमिंग मीनिंग। अनलाइक द ब्लैक हैकेन क्रूइज ऑफ द नाजीज, द स्वास्तिक यूज बाय इंडियंस इज यूजुअली रेड या येलो इन कलर। तो हैकेन क्रूइज जो था, यानी कि जो नाजी पार्टी ने यूज़ किया था, उसका रंग काला हुआ करता था, लेकिन भारतीय जो इंडियंस हैं वो जो यूज़ करते हैं स्वास्तिक, उसका कलर या तो रेड होता है या येलो होता है, और वो कभी भी टिल्टेड नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है। उसके कॉर्नर्स पे 4 डॉट्स होते हैं जो 4 वेद को रिप्रेजेंट करते हैं। द अर्लीस्ट नॉन स्वास्तिक ऑन एन आइवरी मेमोट टस्क लोकेटेड इन प्रेजेंट डे यूक्रेन हैज़ बिन डेटेड 10,000 BC। तो सबसे पहले जो एक अर्लीस्ट नॉन स्वास्तिक है वो 10,000 BC का प्राप्त हुआ है, जो कि एक मैमोथ हुआ करता था, यानी कि जो बहुत ही प्राचीन आप कह सकते हैं हाथी हुआ करता था, उसके टस्क पे बना हुआ है, यानी कि उसके जो आइवरी का दांत है उस पर बना हुआ है। द एंशंट सिंबल हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, यानी कि जो आज का इराक है उसमें भी पाया गया है, अमेरिका में पाया गया है, अल्जीरिया में और फार ईस्ट में, यानी सब जगह ज़्यादातर वो पूरी दुनिया में पाया गया है। तो वेस्ट के लोगों को अगर हम देखें तो उनको स्वास्तिक से दिक्कत क्या है। डिस्पाइट दिस एसोसिएशन फॉर सेंचुरीज विद द सिम्बॉलिज्म एंड प्रैक्टिस ऑफ द हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन्स, मैनी पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका सी द स्वास्तिक ओनली एज द डिफाइनिंग सिंबल ऑफ द एंटीसेमेटिक। अब देखिए एंटीसेमेटिक का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो ज्यूज़ को हेट करते हैं, क्रिश्चियंस को हेट करते हैं, यानी कि यहूदियों को जो हेट करते हैं उनको एंटीसेमेटिक कहा जाता है, ज्यूज़ को हेट करने वाले। तो वैसे तो सेंचुरीज से देखा जाए, कई दशकों से, कई शताब्दियों से अगर हम देखें तो जो स्वास्तिक है वो हिंदू धर्म का, बुद्धिज्म धर्म का और जैन धर्म का एक पीस का सिंबल है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोग उसको ऐसे देखते हैं जिस तरह से ये एडोल्फ हिटलर ने जिस टाइम पे 1933 से लेकर 1945 तक जो बहुत ज़बरदस्त आप तरह से कह सकते हैं कि क्राइम किया जर्मनी के अंदर इस सिंबल को दिखाकर, तो वो उनको उस चीज़ की याद दिलाता है, वो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि पेगासस के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी R रविंद्रन के द्वारा, जो कि एक जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो पेगासस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स हैं और इजरायली मालवेयर जो है ये क्या है, कैसे इसका यूज़ हो रहा है, उसको हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय इट
टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस दैट पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑफ अ रेंज ऑफ पीपल, जैसे कि जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको टारगेट किया गया था बाय इजरायली बिल्ट स्पाईवेयर के द्वारा। तो पेगासस एक स्पाईवेयर था, यानी कि जो जो जासूसी का काम करता था, जिसको इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। उसका काम ये था कि वो किसी भी पर्सन के फ़ोन में जा सकता है और उस फ़ोन में क्या भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, उस फ़ोन के द्वारा क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें उससे पता चल जाएंगी। तो पेगासस क्या केस क्या है और कमिटी ने क्या पाया, अगर हम देखें तो डिटेल्स अभी तक नहीं पाई अवेलेबल करवाई गई है। रिपोर्ट को सील्ड कवर में प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अगर हम देखें कि पेगासस केस क्या था, तो जुलाई 2021 में एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें ये रिवील किया गया कि पेगासस जो कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल, ताकतवर एक स्पाईवेयर है, जिसको इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है, वो भारत में या पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कई लोगों के मोबाइल फ़ोन्स को और इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है, जिससे कि उनके यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमें पता चलती रहे। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले इकोनॉमिक्स से, कि स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है, उसने एक मून लाइटिंग पॉलिसी लॉन्च की है दैट अलाउज स्टाफ टू टेक अप गिग्स बियॉन्ड रेगुलर जॉब, यानी कि जो रेगुलर जॉब है उनके वर्कर्स की, उसके बाद आप काम कर सकते हो। देखिए, मून लाइटिंग इसलिए कहा गया क्योंकि आप ऑफिस से काम करते करते शाम हो जाएगी, और शाम होने के बाद यानी कि जब चंद्रमा निकल जाएगा उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मून लाइटिंग में भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको मून लाइटिंग पॉलिसी कह दिया गया। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी ऑफ अलाउइंग इट्स एम्प्लॉयज़ टू टेक अप गिग्स और प्रोजेक्ट्स आउटसाइड ऑफ देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह दिया है कि जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं कंपनी में वो तो आप करते ही रहें, इसके बाद आप अपने और पैसे कमाने के लिए काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द आवर्स अवे फ्रॉम वर्क, यानी जब आप स्विगी के ऑफिस से दूर काम कर रहे हैं तब आप कुछ भी और काम कर सकते हैं। स्विगी ने इस न्यू नॉर्म्स को मून लाइटिंग पॉलिसी क्या कहा है, तो ये क्या है, तो मून लाइटिंग इज़ द एक्ट ऑफ वर्किंग एट एन एक्स्ट्रा जॉब, तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं बियॉन्ड रेगुलर वर्किंग आवर्स। तो आपके जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जिस भी दौरान आप काम करते हैं, उन अतिरिक्त काम करने के लिए जो भी आपको पैसा मिलेगा, तो वो आप जो आप कमाएंगे उसको मून लाइटिंग कहा जाएगा। सिंस द साइड जॉब वॉज मोस्टली एट नाइट टाइम और ऑन वीकेंड्स, इट वॉज रेफर टू एज मून लाइटिंग, क्योंकि ये जो साइड जॉब होगी ये आप या तो रात के समय करेंगे या वीकेंड्स पे करेंगे, इसलिए इसको मून लाइटिंग कह दिया गया। The term gained popularity when workers in the US started seeking a second job beyond the regular 9 to 5 work for additional income। तो 9 to 5 वर्क के अलावा और पैसा कमाने के लिए लोगों ने काम करना शुरू किया, तब इसको ये जो टर्म था मून लाइटिंग, ये टर्म ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट जो है वापस से, जिस तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाई गई थी, वन नेशन वन रैंक वन पेंशन, अलग अलग तरह से स्कीम लाई जा रही हैं, गवर्नमेंट अब नया लॉजिक लेके आ रही है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, उसने ये अनाउंस किया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन फर्टिलाइज़र बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो। तो उनका कहना यह है कि पूरे देश के अंदर एक ही फर्टिलाइज़र रहेगा, यानी एक ही ब्रांड रहेगा फर्टिलाइज़र का, और उस पर एक ही लोगो रहेगा, और जो फर्टिलाइज़र होगा वो एक सब्सिडी स्कीम के तहत मिलेगा, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। सिंगल ब्रांड नेम जो होगा फॉर यूरिया, DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP, NPK यानी कि जो NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, और जो भी अलग अलग तरह के फॉस्फोरस, जो भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स डलते हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा, भारत यूरिया हो जाएगा, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, ये सब नाम हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल फर्टिलाइज़र कंपनीज। तो ये सभी फर्टिलाइज़र कंपनीज के लिए नाम हो जाएंगे, स्ट्रीट ट्रेडिंग एंटिटीज़ के लिए, फर्टिलाइज़र मार्केटिंग एंटिटीज़ के लिए। अंडर द न्यू वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम। अब देखिए, कंपनीज को अलाउ तो होगा अपना नाम, ब्रांड को, लोगो को रिप्रेजेंट करना, लेकिन मान लेते हैं अगर ये पूरा बैग है, ये पूरा कट्टा है जिसमें सारा सामान भरा हुआ होगा, यानी कि जो फर्टिलाइज़र भरा हुआ होगा, तो उसका सिर्फ 1/3 हिस्से में ही आप उसको दिखा सकते हैं, अपने नाम को 1/3 हिस्से में दिखा सकते हैं, बाकी 2/3 स्पेस पे आपको जो भारतीय जन उर्वरक है यानी कि भारत सरकार है वो रिप्रेजेंट करना होगा। ऑन द रिमेनिंग 2/3 स्पेस जो भारत ब्रांड है और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का जो लोगो है उसको दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है कि वो ये स्कीम क्यों लाना चाह रही है? गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि सिंगल भारत ब्रांड जो होगा सभी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स के लिए, वो क्या होगा, लॉजिक क्या है उसके पीछे? पहला है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ यूरिया इज करेंटली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी इस समय क्या होता है कि यूरिया का क्या प्राइस रहेगा
उसको सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। विच कंपनसेट कंपनीज फॉर दी हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट्स इनकर्ड बाय देम। अब इससे क्या होता है कि मान लेते हैं कि सरकार ने यूरिया का प्राइस कुछ भी घोषित कर दिया कि 1 किलो यूरिया मान लेते हैं 100 रुपये का है, लेकिन अगर कोई कंपनी यूरिया को बाहर किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है और वो 1 किलो यूरिया 200 रुपये का ला रही है, तो जो बीच के 100 रुपये हैं वो 100 रुपये सरकार पे करती थी। द MRP ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर ऑन पेपर डी कंट्रोल। लेकिन जो MRP थी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के वो डी कंट्रोल थे, वहाँ पे सरकार कोई भी रूल्स नहीं लगाती थी। यानी कि जैसे कि यूरिया के प्राइस सरकार घोषित करती थी, बाकी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइसेस सरकार घोषित नहीं करती है। बट कंपनीज कैन नॉट अवेल ऑफ सब्सिडी इफ दे सेल एट MRPs हायर देन दैट इनफॉर्मली इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट। सिंपली पुट देयर आर सम 26 फर्टिलाइजर्स, यानी कि यूरिया को मिला के कुछ 26 फर्टिलाइजर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी बियर करती है एंड ऑल्सो इफेक्टिवली डिसाइड्स दी MRPs, और उनकी MRPs भी डिसाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम सब्सिडाइजिंग एंड डिसाइडिंग एट वॉट प्राइस कंपनीज कैन सेल, द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड्स वेयर दे कैन सेल। अब देखिए गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि कंपनी किस प्राइस से बेचेगी और ये भी डिसाइड करती है कि कहाँ बेचेंगी। तो ये आता है दिस इज़ डन थ्रू द फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973। तो ये जो जो किया गया है, ये फर्टिलाइज़र का जो कंट्रोल ऑर्डर है 1973 का, उससे किया गया था कि अंडर दिस द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ड्रॉज एन एग्रीड मंथली सप्लाई प्लान ऑन ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स। सप्लाई प्लान ये था कि बिफोर द 25th, हर महीने की 25 तारीख से पहले अगले महीने के लिए विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो रेगुलरली मॉनिटरिंग मूवमेंट टू इंश्योर फर्टिलाइज़र। अब देखिए बीच में क्या हुआ था कि फर्टिलाइज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत आने लगी थी, तो उसमें ये कहा जाने लगा कि हर महीने की शुरुआत से, यानी कि अगले महीने से पहले पिछले महीने की 25 तारीख को हम ये कर लें कि हमारे पास सारा स्टॉक आ जाए अगले महीने के फर्टिलाइज़र्स के लिए। व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वास्ट सम्स ऑफ मनी ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो बिल करीब करीब 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है 2022-23 में, डिसाइडिंग वेयर एंड एट व्हाट प्राइस कंपनीज कैन सेल, इट वुड ऑब्वियसली वांट टू टेक क्रेडिट एंड सेंड देयर मैसेज टू फार्मर्स। उनका कहना यह है कि जब सरकार 2 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का बिल अपने ऊपर वहन कर रही है, तो सरकार चाहती है कि वो इस चीज़ का क्रेडिट जरूर ले, कि किसानों को समझ में आए, पता चले कि जो इतना पैसा है वो कहाँ जा रहा है और उसके लिए यानी कि किसानों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो ये बताना चाह रहे हैं। इस स्कीम के ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इट विल डिसइंटेंसिवाइज फर्टिलाइजर कंपनीज फ्रॉम अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, जब उनको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो कंपनीज डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगी। दे विल नाउ बी रिड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स फॉर द गवर्नमेंट। फिर एनी कंपनीज स्ट्रेंथ अल्टीमेटली इज इट्स ब्रांड। अब देखिए किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ उसकी ब्रांड होती है, और फार्मर का जो ट्रस्ट है वो कई दशकों से उस पर बना हुआ है। करेंटली इन केस ऑफ एनी बैग और बैच ऑफ फर्टिलाइजर्स नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ब्लेम अभी कंपनी पे आता है। मान लेते हैं किसी बैग में जो फर्टिलाइज़र है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर जो क्लेम आएगा वो किसके ऊपर आएगा, वो उस कंपनी के ऊपर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब सरकार ही प्रोवाइड करेगी तो क्लेम किसके ऊपर जाएगा, सरकार के ऊपर जाएगा। और सरकार के ऊपर क्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि केसेस इतने हैं कोर्ट्स में ऑलरेडी। अगर आप नया केस डालेंगे तो उसकी सुनवाई कैसे होगी। बट नाउ दैट मे बी पास्ड ऑन फुल्ली टू द गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकली स्कीम माइट वेल बूमरैंग रेदर देन गिविंग द बेनिफिट द रूलिंग पार्टी। तो हो सकता है कि उनका कहना ये है कि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा मिलने की जगह इसमें हो सकता है कि ये रूलिंग पार्टी के लिए एक सिर का दर्द भी बन सकती है। नेक्स्ट आता है अर्थ गंगा। गवर्नमेंट का एक मॉडल है रिवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि रिवर्स का सतत विकास के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो अर्थ गंगा एक नया मॉडल है। तो अशोक कुमार जो डायरेक्टर जनरल हैं NMCG के, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ गंगा मॉडल है, स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा था 2022 का 24 अगस्त में, तो उन्होंने वहाँ पे जब एड्रेस दिया तो उन्होंने कहा कि भारत में हम NMCG को, यानी कि गंगा को साफ करने के लिए अर्थ गंगा मॉडल को अपना रहे हैं। तो सिंस 1991 स्टॉकहोल्म, यानी कि जो कि स्वीडन की राजधानी है, इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक हर साल, जिससे कि वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल स्तर पर पानी से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनको टेकर किया जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, PM मोदी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग इन कानपुर इन 2019। तो 2019 में कानपुर में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से नेशनल गंगा काउंसिल का कॉन्सेप्ट आएगा, वेयर ही अर्ज्ड फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम नमामि गंगे द यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा टू द मॉडल ऑफ अर्थ गंगा। तो वहाँ पे उन्होंने जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, नमामि गंगे से शिफ्ट करके उसको अर्थ गंगा कर दिया था। अब जो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है वो क्या चीज़ है, अर्थ गंगा प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करता है ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द गंगा, यानी कि सतत विकास में विश्वास रखता है
एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज़, और उसके आसपास के एरियाज़ पे, बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए, नदी को जो कि कोई भी लोग, अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों को यहाँ पे अगर नदी से प्यार नहीं हो पा रहा है, वो रिलीजियस चीज़ों की वजह से उसमें कुछ भी कूड़ा डाल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें डाल रहे हैं, और नदी उससे अगर प्रदूषित हो रही है, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि उनको समझाया जाए कि यहाँ पे कूड़ा डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इस नदी को साफ़ रखना है। तो अगर हम उसमें पैसा जोड़ दें तो वहाँ पे भारतीयों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ से अगर हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है, उस नदी से अगर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो हम उसको ख़राब ना करें। तो अब सरकार कुछ इस तरह से काम कर रही है कि अगर हम नदी को इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ ऐड कर दें, तो यहाँ पे समझ में आने लगेगा लोगों को, और वो जो नदी है उसको साफ़ करने में शुरू करेंगे काम। तो एट इट्स कोर अर्थगंगा मॉडल सीक्स टू यूज़ इकोनॉमिक्स टू ब्रिज पीपल विद द रिवर। तो यानी कि इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का यानी कि आर्थिक रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों को नदी से प्रेम करवाया जाए। तो अर्थगंगा में गवर्नमेंट के 6 वर्टिकल्स हैं। पहला तो ये है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि बिना केमिकल के कोई भी आपको खेती करनी है नदी के आसपास के क्षेत्र में। मोनेटाइजेशन करना है, रीयूज़ करना है स्लज का, वेस्ट वाटर का, ये सेकंड प्रोजेक्ट होगा, विच सीक्स टू रीयूज़ ट्रीटेड वाटर फॉर इरीगेशन, जिससे कि जो इरीगेशन के लिए हम ट्रीटेड पानी को इस्तेमाल करेंगे, नए पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज़ और रेवेन्यू जनरेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्थ गंगा विल ऑल्सो इन्वॉल्व लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो आजीविका, जैसे आजीविका को बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बनाया जाएगा बाय क्रिएटिंग हार्ट्स। अब देखिए, नदी किनारे छोटे छोटे हाट बनाए जाएंगे, मार्केट बनाए जाएंगे, वेयर पीपल कैन सेल लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वो लोकल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बेच सकते हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं। द फोर्थ इज़ टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय इंक्रीजिंग सिनर्जीज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व विद द रिवर। Model also wants to promote the cultural heritage and tourism of Ganga and its surroundings through बोट टूरिज़्म। अब देखिए, वहाँ पे नदियों में चलने के लिए बोट का भी इस्तेमाल होगा, तो बोट टूरिज़्म बढ़ेगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, और योगा एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं नदी किनारे। लास्टली, मॉडल सीक्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रूव्ड वाटर गवर्नेंस। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइज। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।